गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 12th। पिछले दिन हमने आपको मेंसस तक मानव जनन तंत्र को पढ़ाया था। उसके आगे आते हैं। अब तक हम लोग पूरी तरह से एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक और मादा गर्भाशय की रचना तथा उसकी कार्यकी के बारे में जान चुके हैं। अब उसके पश्चात आते हैं कि इन सारे सिस्टम्स का अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य है संख्या वृद्धि करना, यानी बच्चे को जन्म देना। तो बच्चे को जन्म देने के लिए और क्या आवश्यकताएं हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहली चीज यह है कि निषेचन का होना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन या मिलन। इनके मिलन की प्रक्रिया में हम अब तक ये समझ चुके हैं कि ये स्पर्म हमारा किस तरह से बनता है और ये अंडे का निर्माण किस तरह से होता है। अंडे को हमने बताया है कि जिस समय वो फॉलिकल्स के द्वारा, अंडाशय की फॉलिकल्स के द्वारा बाहर निकलता है, तो उसकी बाहर एक सुरक्षा, जो ग्राफियन फॉलिकल मैंने समझाया था, ग्राफियन फॉलिकल के स्फुटन से पहले अंडे के ऊपर एक सुरक्षा लेयर बन जाती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। और स्पर्म पढ़ाते समय हमने ये बताया हुआ है कि स्पर्म का ये देखिए जो हेड रीजन इसका है, ये पोर्शन, इस हेड रीजन में हमने बताया है कि एक्रोसोम है और डीएनए है। तो एक्रोसोम में फर्टिलाइजिन, या जिसको हम लाइसिन कहते हैं, एंजाइम पड़ी रहती है। और ये अंडे के बाहर की खोल है जोना पेलुसिडा, जिसमें एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम पड़ी होती है। जब शुक्राणु का हेड इससे आके जुड़ता है तो इसके और इसके मध्य, यानी जोना पेलुसिडा में उपस्थित एंटी फर्टिलाइजिन और शुक्राणु के शीर्ष में उपस्थित फर्टिलाइजिन एंजाइम्स के मध्य फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होती है। रिएक्शन का मतलब एक बायोकेमिकल डायलॉग है। और ये बायोकेमिकल डायलॉग जो है, ये फाइनली क्या करता है कि अंडे की जो दीवार है, इस अभेद दीवार में एक सूक्ष्म छिद्र बना देता है, जिससे होकर स्पर्म का डीएनए अंदर आ जाता है। इस स्टेज तक अंडाणु के अंदर होने वाली क्रिया को समझते हैं कि क्या क्या हो जाता है। तब तक इसमें अंडे का फाइनल मैच्योरेशन हमने बताया हुआ है कि जब इसमें निषेचन होने से ठीक पहले, यानी अंडाणु परिपक्व होने की जो अंतिम अवस्था होगी, उसमें मियोसिस की दूसरी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी स्टेज के कंप्लीट होने के पश्चात ही ये स्थिति होगी कि इसका निषेचन हो सकता है। यहाँ पे हमने बताया कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन है, और एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन रिएक्शन का परिणाम होता है कि ये पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करता है। इसका मतलब है कि भले एक साथ करोड़ों की संख्या में स्पर्म इसको अटैक करते हों, लेकिन इसके अंदर इसकी एंट्री किसी एक की ही होगी, और जैसे एक की एंट्री होगी तैसे ये फिर से पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी, यानी अब दूसरा स्पर्म कोई भी इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। शेष जितने भी स्पर्म होते हैं वो सभी उसके पश्चात निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं। और सबसे ज्यादा चांस उस शुक्राणु को होता है जो सबसे एक्टिव स्विमर होता है, जो सबसे तेज गति से चलता है और सबसे पहले पहुंचता है। जितने भी शुक्राणु धीरे धीरे डिजनरेट करने लगते हैं उनको मेरोसाइट्स के नाम से जाना जाने लगता है बाद में। अब उसके बाद देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक विकास जो शुरू होता है किस तरह से स्टार्ट होता है, यानी इम्प्लांटेशन कैसा होगा। इम्प्लांटेशन के लिए ये स्थिति समझें कि फर्टिलाइजेशन साइट क्या है। फर्टिलाइजेशन साइट, इस फिगर को ध्यान से देखें, अंडाशय से अंडे का निकलना, और ये ओविडक्ट है जिसका ये इस्थमस, इस्थमस के बाद ये एम्पुला, एम्पुला से फिर ये ओविडक्ट होते हुए गर्भाशय में आ रही है। तो जो इस्थमस की जगह है, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर हमने बताया था कि कीप की तरह से इसमें उंगलियों के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये अंडे को ग्राफियन फॉलिकल से रिसीव करती है, और इसी जगह के आसपास, यानी अराउंड एस्थमस एंड एम्पुली, शुक्राणु गर्भाशय से होता हुआ पहुंचता है, और यहीं इनका निषेचन हो जाता है। यानी जो अब तक हमने बताया कि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें निषेचन होगा, वो यहाँ एस्थमस या एम्पुली के आसपास हो जाता है। यहाँ से फिर इसमें सेल डिवीजन शुरू होता है, क्योंकि तुरंत ही ये जाइगोट की कंडीशन बनती है। ये देखिए जाइगोट
ये अंडा दिखाया गया, यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन दिखाया गया, और दूसरे में फिर इसका प्लाज्मोगामी दिखाई गई, और फिर इसके बाद इसका ये विभाजन दिखाया जाना शुरू हुआ। होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक का मतलब पूर्णभंजी विभाजन है, जिसमें दो कोशिकाएं पूरी तरह से विभाजित होती हैं, और फिर इसके बाद 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से, यानी इनकी संख्या जो बढ़ रही है वो माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा बढ़ रही है। समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा इनकी संख्या बढ़ रही है, और ये संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 8 या 16 की स्टेज में जब पहुंचती है, तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है, अपितु केवल उनकी संख्या वृद्धि होती है। एक समान आकार में अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जैसे सहतूत का फल होता है कि छोटे से फल में छोटे छोटे बहुत सारे उसमें फ्रूटलेट्स दिखाई पड़ते हैं, वैसी स्थिति ये दिखने लगती है। इसीलिए इसको मॉरुला कहते हैं। मॉरुला फॉर मलबेरी, मलबेरी मतलब सहतूत। तो सहतूत के फल जैसी अपीयरेंस होने के कारण इसको मॉरुला स्टेज कहते हैं। और मॉरुला के कुछ ही अवस्थाओं के बाद देखिए इस तरह की स्टेज आती है कि जब इसमें एनलार्जमेंट मॉरुला की स्टेज ये, और इस मॉरुला स्टेज से जब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है, मतलब आकार बढ़ने लगता है, कोशिका में इलांगेशन होने लगता है, तो इसका बायोलॉजिकल मूवमेंट है, और बायोलॉजिकल मूवमेंट के फलस्वरूप जो इन कोशिकाओं के बीच बीच में ये छोटे छोटे से इंटरसेल्युलर स्पेस दिखते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान, ये अंतर कोशिकीय स्थान बीच में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और कोशिकाएं दो अलग अलग परतों में व्यवस्थित हो जाती हैं। बाहर की जो परत होती है इसको फिर बाद में ट्रोफोसाइट्स कहने लगते हैं, जो इनको पोषित करती है, और अंदर की साइड जो ये है ये एम्ब्रियोनिक सेल है, जिसके द्वारा फाइनली एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और बीच के ये जो खोखला भाग बन जाता है इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस स्टेज में हम भ्रूणीय विकास को ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। ब्लास्टुला स्टेज शीघ्र ही इसमें एक बार इनवेजिनेशन होता, अंतर्वलन, यानी ये अंदर की तरफ ऐसे डूबने लगता है और फिर पलट के ऊपर निकलता है, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसमें 3 भ्रूणीय परतों का विकास हो जाता है, और जो अभी ये डिप्लोब्लास्टिक है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। उस अवस्था में इस एम्ब्रियोनिक सेल को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, या गैस्ट्रुला स्टेज में कहते हैं। इस गैस्ट्रुला स्टेज में ये गर्भाशय के अंदर पहुंचती है, और गर्भाशय के अंदर पहुंचने के बाद देखिए क्या होता है कि ये जब गर्भाशय के अंदर इस तरह से ये ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज के बाद फिर ये गैस्ट्रुला स्टेज में जब पहुंचने लगती है, उसी समय गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर डूब जाती है, और बाहर की जो ट्रोफोसाइट सेल्स हैं ये ट्रोफोसाइट सेल से ही धीरे धीरे उंगलियों के समान प्रवर्ध विकसित करती हैं, और ये प्रवर्ध ही धीरे धीरे प्लेसेंटा का रूप धारण कर लेता है और बच्चे को अंदर अपने डुबा लेता है, यानी एंडोमेट्रियम के अंदर ही एम्ब्रियो डूब जाता है, और ये ट्रोफोसाइट सेल्स उसके चारों तरफ प्लेसेंटा निर्माण कर लेते हैं, और धीरे धीरे एम्ब्रियो को एक अम्बिलिकल कार्ड से जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग शिशु नाल के नाम से जानते हैं। अब प्रेगनेंसी की अवस्थाएं जो हैं उस पे आते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारा मंथ वाइज कैसा है, कि बच्चे का जो विकास हमारा हो रहा है वो मंथ वाइज। ये देखिए प्लेसेंटा, ये किनारे किनारे जो मैंने बताया कि वो ट्रोफोसाइट सेल्स का एक ये प्रवर्धित प्लेसेंटा है, जिसमें ये किनारे किनारे जाल जैसी बिलाई बनी हुई है, और ये अम्बिलिकल कार्ड है जो इस बच्चे को जोड़े हुए इसको पोषित करती है। बच्चे का विकास मंथ वाइज कितना कब होगा, इसको समझने के लिए एक बड़ा सरल सा चार्ट बनाया गया, जिसमें पूरे भ्रूणीय विकास के 9 महीने 10 दिन के समय को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, दूसरा ट्राइमेस्टर दूसरे 3 महीने, और तीसरा ट्राइमेस्टर तीसरे 3 महीने का सेट। पहले ट्राइमेस्टर में देखते हैं कि पहला मंथ पूरा होने तक बच्चे में हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरे महीने के पूर्ण होते होते बच्चे में लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, यानी जो हाथ और पैर तथा इनकी उंगलियां विकसित हो जाती। और तीसरा महीने के पूरा होते होते लगभग सारे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो उनमें बाह्य जननांग है इनका विकास हो जाता है। इसीलिए आपको अगर अंदाजा होगा तो जिन बच्चों का भी जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण करने की बात की जाती है, यद्यपि यह कानूनी रूप से निषेध है, वो 3 महीने के पश्चात ही की जा सकती है, जब उसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया का विकास हो गया हो। इसके पश्चात दूसरे ट्राइमेस्टर में आते हैं, और दूसरे ट्राइमेस्टर में जो बच्चे का विकास है 5वें महीने के पूरा होने तक, चौथे महीने में जो
सभी सिस्टम बने रहते हैं, धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं, और 5वां महीना पूरा होने तक बच्चे में फर्स्ट मूवमेंट पता चलने लगता है, यानी बच्चा माँ के पेट में चलना फिरना शुरू कर देता है। ये 5वें महीने का पहला सिम्टम है कि अगर बच्चे में मूवमेंट पता चलता है, इसका मतलब 5वां महीना पूरा हो गया है बच्चे। इसके साथ ही उसके शरीर पर और सिर पर बालों का विकास हो जाता है। 6वें महीने के पूरा होने पर पूरे शरीर के जो त्वचा है उस पे बाल हो जाते हैं, और आंखें, जो दोनों पलकें आपस में जुड़ी रहती थी पहले, वो अलग होके विभाजित हो जाती हैं, और उनमें आईलैशेस डेवलप हो जाते हैं, यानी जो बरौनियां हैं और भौहें, इनका विकास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरा ट्राइमेस्टर आता है। तीसरा ट्राइमेस्टर यानी 6वें से लेकर 9वें महीने तक। तो इसमें कुल मिलाकर बच्चे का शारीरिक विकास होता है, उसका वजन बढ़ता है, और 9वां महीना के पूरा होने तक यानी 280 दिन पूरा होते होते बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और ये डिलीवरी के लिए तैयार होता है। उसके पश्चात फिर अगला एक बिंदु है कि बच्चे का जन्म कैसा होता है। तो बच्चे का जन्म और लैक्टेशन। बच्चे के जन्म के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि बच्चे का मैच्योर होना और प्लेसेंटा का मैचुरेशन, ये दो खास सिग्नल्स हैं कि बच्चे की मेच्योरिटी और प्लेसेंटा की मेच्योरिटी, ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिससे वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बनना शुरू होता है। और बच्चे की मेच्योरिटी और प्लेसेंटा के द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है वो एक माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराता है ऑक्सीटोसिन के आने पर। और ऑक्सीटोसिन के आने से जो पहली बार उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, यानी बच्चा पैदा होने के लिए तैयार है। तो पहला माँ को जो लेबर पेन शुरू होता है वो यही है, जो बहुत माइल्ड पेन है, हल्का सा दर्द है। उसके पश्चात फिर ये जो रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स की सूचना पर क्रमशः ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ता जाता है, और हर बार अधिक मात्रा में बनी हुई ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवार को अधिक मजबूती से संकुचित कराती है। रिजल्ट ये होता है कि दर्द बढ़ता जाता है और फाइनली बच्चे का जन्म होता है। इसके पश्चात फिर अगली प्रक्रिया शुरू होती है कि बच्चे को स्तनपान कराया जाना है। तो जब तक माँ दूध पिलाती रहती है या दूध बनता रहता है, तब उसी पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और जो सबसे पहला दूध माँ के स्तन से बाहर आता है, कुछ दिनों तक जो गाढ़ा पीले कलर का होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रम बहुत सारी एंटीबॉडीज के साथ होता है, जो बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे उसको बहुत सारी बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू के 6 माह तक इसीलिए डॉक्टर्स द्वारा बहुत रिकमेंडेड होती है, जो बच्चे को जीवन भर स्वस्थ रखने में सहायक है। अगले चैप्टर की शुरुआत हम अगले दिन से करेंगे। उसके पहले आपको अगर इसमें कोई शिकायत हो, कहीं कोई चीज़ नहीं क्लियर होगा, तो इसको देख सकते हैं। अगले दिन हम इनके जितने भी बचे हुए नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो चाहेंगे कि आपको दे दें। तब तक इसको अध्ययन करिए।